नमस्कार, स्वागत है आपका वी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता जीएल शर्मा। उनसे सवाल पूछेंगे और मुद्दा जो होगा, क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है, इसी सिलसिले में उनसे सवाल पूछेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज में। धन्यवाद आपका। जीएल शर्मा जी, पहला सवाल मेरा यही है कि बड़ौदा में उपचुनाव है, 3 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारियां इस बार बीजेपी की तरफ से? चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहता है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है तो इसलिए पहले से ही चुनाव की तैयारियों की दृष्टिगत हमारे कार्यकर्ता और गांव में प्रत्येक गांव में बूथ स्तर पे बैठकें करके काफ़ी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और हम भारी मतों से ये चुनाव जीतने वाले हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि साफ तौर पर जीएल शर्मा की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी, लेकिन सर अगर दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात करूं, विपक्ष की बात करूं, तो वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। और ऐसे में आपकी जो पार्टी से उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त, नए चेहरे को क्यों नहीं मौका दिया गया? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो अगर टिकटों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने विश्व में भारत का नाम रोशन किया, ऐसे एक साफ छवि के चेहरे को टिकट देके ये सिद्ध किया कि हम युवाओं के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति और देश में जो नाम कमाने वाले लोग हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी का सदा सकारात्मक रुख रहा है। और उसी दृष्टिगत एक साफ छवि के युवा को ये टिकट दी गई है और मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में अनेकों कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ता को टिकट दी। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो टिकट में मात वहाँ खाई जो हमारी पार्टी में डॉक्टर कपूर नरवाल थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास चुनाव लड़ने को कैंडिडेट नहीं था, इसलिए वो बीजेपी से डॉक्टर कपूर नरवाल को फ्लॉट करके, यानी ये समझ ले कोई अपनी तरफ से खुद का कैंडिडेट ना होके दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को आप अपने पास बुला के टिकट देने की बात कर रहे थे। ये सारे बड़ौदा की जनता ने नहीं, हरियाणा की जनता ने देखा है कि किस प्रकार कांग्रेस के पास वहाँ पे चुनाव लड़ने वालों का टोटा था। तो बाहर से उम्मीदवार आप लेना चाह रहे थे और उसके बाद चूंकि कांग्रेस में आपसी फूट है और 2-3 गुटों में कांग्रेस 4-5 गुटों में बटी हुई है, 2-3 भी नहीं 4-5 गुटों में बटी हुई है, तो भूपेंद्र हुड्डा चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार बने वो कांग्रेस का जो उम्मीदवार बने वो भारतीय जनता पार्टी से कपूर नरवाल को लेके हम लड़ाएं। लेकिन जो दूसरा गुट था वो ये चाह रहा था कि किसी भी तरह से हम किसी दूसरे कैंडिडेट को लाएं और अंततः इस झगड़े में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसको बड़ौदा हल्के की जनता जानती ही नहीं है। तो ये कांग्रेस का सिर फुटल और कांग्रेस की जो आपसी फूट की जो कार्यशैली है उसके दृष्टिगत एक ऐसा कैंडिडेट बड़ौदा में दिया गया जिसको बड़ौदा की जनता जानती नहीं है। और मैं ये मान के चलता हूँ, कल मैं टीवी पे एक सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देख रहा था कि उनके जो कांग्रेस का उम्मीदवार उनके अपने गांव से शायद वो हार के निकलेंगे, तो बड़ौदा हल्के में भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव जीत रही है, अच्छे मतों से चुनाव जीत रही है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सर एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर बात कही है कि उस चेहरे को कोई नहीं जानता, हरियाणा की जनता नहीं जानती है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का यही बयान है कि जब बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि मनोहर लाल खट्टर, उनको चुनाव से पहले कोई व्यक्ति नहीं जानता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में मुझे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को अपनी याददाश्त या तो कोई कमी रह गई है, मजबूत कर लेनी चाहिए। मनोहर लाल जी खट्टर भारतीय जनता पार्टी के 8 वर्ष 9 वर्ष तक लगातार रोहतक में ही बैठते थे और संगठन मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। संगठन के दृष्टि से मनोहर लाल जी को संपूर्ण हरियाणा जानता था। एक ईमानदार व्यक्ति को वैसे भी आज दुनिया जानती है और जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो गई है उन लोगों को याद दिलाने का विषय है कि हरियाणा में मनोहर लाल कोई नया नाम नहीं था और मनोहर लाल को दुनिया जानती थी। इसी प्रकार से भूपेंद्र हुड्डा को भी चुनाव लड़ने से पहले कोई नहीं जानता था। भूपेंद्र हुड्डा भी पार्लियामेंटेरियन बनने से पहले कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रभावी नहीं थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण आज वो प्रभावी हैं। क्योंकि एक बार जब भी कोई आदमी 10 साल तक मुख्यमंत्री रह जाता है स्वाभाविक तौर पे उसको लोग जानने लग जाते हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा इससे पहले कुछ नहीं थे, तो ये व्यक्तिगत कटास का समय नहीं है। वास्तविकता ये है कि 10 साल 15 साल तक 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी
मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, और 10 साल में बड़ौदा में उन्हीं का प्रतिनिधि श्री किशन हुड्डा जी वहाँ पे विधायक रहे। 10 साल में बड़ौदा में विकास कार्य क्या हुए, इस विषय को लेकर बहस की बात करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ रही है, व्यक्तिगत मुद्दे पे नहीं लड़ रही, व्यक्तिगत राजनीतिक मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी एक बार भी ये नहीं सिद्ध कर पाए कि मैंने बड़ौदा हल्के में ये दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत सा विकास कार्य कराया है, जो वहाँ की जनता उसको रिकॉग्नाइज्ड कर रही है। और जो चीज़ें रह गई हैं, जो घोषित हुई हैं, उनको आने वाले समय में हमारे योगेश्वर दत्त विधायक बनने के बाद में हम उनको बड़ौदा में विकास की कोई कमी नहीं रहने देंगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि बड़ौदा की जनता विकास कार्यों के मद्देनजर वोट डालेगी, और जाति पाति से ऊपर उठकर जो उम्मीदवार है वो देश का नाम करने वाला उम्मीदवार है, अच्छा उम्मीदवार है, ईमानदार है, युवा है, ऐसे व्यक्ति में विश्वास करके भारी मतों से बीजेपी को जिताएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से जे एस शर्मा जी ने साफ तौर पर यहाँ कहा है कि आपसी मतभेद है कांग्रेस पार्टी में ही, और जिस तरीके से उन्होंने जीत का दावा भी किया है, योगेश्वर दत्त विधायक बनेंगे और समाज के लिए काम किया जाएगा, विकास का मुद्दा प्रमुख होगा, प्रमुखता से जोर इसी मुद्दे पर दिया जा रहा है, विकास के मुद्दे पर। लेकिन जे एस शर्मा जी, यहाँ पर मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी। हालांकि जिस तरीके से दोनों सदन से, अपर हाउस लोअर हाउस से जब बिल पास होता है, कृषि विधेयक को लेकर जो बिल रखा गया था उसे पास किया गया था, और हमने देखा था तस्वीरें किस तरीके से किसान के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी उनके साथ लगातार इस बिल का विरोध कर रही हैं, और हाल ही में हरियाणा में भी इस बिल का विरोध पुरजोर से किया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चूंकि हरियाणा 80% ग्रामीण क्षेत्र है और किसान मतलब खेती पर निर्भर प्रदेश है, तो किसान का हित भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए सर्वोपरि है। और मुझे याद है जिस वक्त प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो उन्होंने कहा था कि मेरी जो सरकार है वो किसान और गरीब को समर्पित सरकार रहेगी। इस नाते से मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि किसान भाई बिल्कुल भ्रमित ना हो। 3 जो बिल लाए गए हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है किसान को आत्मनिर्भर बनाना। किसी भी व्यवस्था को जो आज चल रही है, मंडी व्यवस्था हो चाहे आड़ती की व्यवस्था हो, उसको छेड़ा नहीं गया है, वो एज सच रहने वाली हैं। लेकिन किसान को एक एक्स्ट्रा रास्ता, एक अलग से एक रास्ता दिया गया है कि भाई आप मंडी पर निर्भर ना हो। अगर आप अपना माल कहीं बाहर अपनी कीमत पे बेचना चाहे तो आप स्वतंत्र हैं। पहले जो मंडी का जो एक्ट था उसके मुताबिक किसान अपना जो प्रोड्यूस है, जो अपना उत्पाद है, वो केवल मंडी के थ्रू ही बेच सकता है। मंडी में भी जो एक उसमें लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड एजेंट है यानी आड़ती है, उसके माध्यम से ही बेच सकता है। मोदी जी ने किसानों के लिए भला किया कि भाई आप उस व्यवस्था में जाना चाहते जाए, लेकिन अगर कोई अपना माल डायरेक्ट बेचना चाहे तो वो स्वतंत्र है। एक ही अध्यादेश में ये कानून में परिवर्तन किया गया है, मतलब पुराना भी लागू है और नया एक रास्ता दे दिया गया है। दूसरा ये था कि एक किसान अपनी फसल को अपने स्टेट से बाहर नहीं बेच सकता था। दूसरा ये रास्ता दिया गया है किसान के लिए कि भाई अगर मान लो यहाँ पे बाजरे का भाव 2000 है और कहीं बाजरा होता ही नहीं, वहाँ लोग 4000 में खरीदना चाहते हैं, तो किसान अपना इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बाजरा बेच सकता है। यानी अपने उत्पाद को किसान किसी भी भारत के किसी स्टेट में अपनी कीमत पे बेचना चाहे तो बेच सकता है। ये दूसरा किसान के लिए एक फायदे का रास्ता दिया गया है। तीसरा जो अध्यादेश है, उस अध्यादेश में हमारे किसान को कॉन्टेक्चुअल खेती, यानी आप देखते हैं कि आज के युग में ऑर्गेनिक खेती का बहुत बड़ा एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि हम टोटली हिंदुस्तान का व्यक्ति उर्वरक या केमिकल के ऊपर आधारित खेती पे के कारण से काफ़ी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ऑर्गेनिक खेती की जाए, और ऑर्गेनिक खेती में जो अपने शहरों में आप देखते होंगे, एनसीआर में तो आप रहते हैं, एनसीआर में देखा होगा आपने, रिलायंस फ्रेश है, आपका हनी मनी टॉप है, आपके जो नए नए प्रोडक्ट और बढ़िया सामान बेचने का जो बाजार है, खासतौर से सब्जी, फल और अनाज यानी खाद्य वस्तुएं, उसमें वो व्यक्ति डायरेक्ट किसान से, जो ऑर्गेनिक खेती करने वाला किसान है, जो आधुनिक किसान है, जो आधुनिक खेती करता है, वो जैसे मैं मसलन उदाहरण देके भी बताऊंगा। रिवाड़ी में एक किसान है, उसने पिछले बार ऑर्गेनिक गेहूं बोया, यानी बिल्कुल देसी खाद का गेहूं। उसने वो गेहूं अपना पहले ही कांटेक्ट कर लिया था किसी को 8000 रुपये पर क्विंटल। आमतौर पे देसी खाद का जो गेहूं है वो 25 मन के आसपास यानी 10 क्विंटल के आसपास पैदा होती है, जबकि दूसरे वाला है जो हम रासायनिक उर्वरक से जो पैदा करते हैं, केमिकल
कि जो खाद है उनसे उनसे जो हम पैदा करते हैं वो 25-20 क्विंटल के आसपास चला जाता है। 2000 का भाव एमएसपी का है, यानी 20x2। तो जो जिस किसान ने रासायनिक खाद से गेहूं पैदा किया उसको मिले 40,000, लेकिन जिसने देसी खाद से करे उसका 10 क्विंटल तो हुआ, पर 8,000 के भाव से कितना, 10x8 = 80,000। तो ये कॉन्टेक्चुअल खेती है। कोई किसान ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक व्हीट यानी खाद्य पदार्थ पैदा करके अगर किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है या संस्था के साथ जुड़ता है तो उसको फायदा हो। इसलिए तीसरा प्रावधान किसान को अपनी कीमत पे कॉन्टेक्चुअल खेती का एक रास्ता अलग से दिया गया। ये 3 प्रकार की चीजें किसान के लिए छूट दी गई है। मोदी जी ने पुरानी चीज को किसी को नहीं छेड़ा है, एमएसपी को नहीं छेड़ा, एमएसपी यूं ही मिल रही है। अब एमएसपी गेहूं खरीदे जा रहे हैं, सॉरी एमएसपी पे भी बाजरा, ज्वार और जो भी अब प्रोडक्ट इस वक्त का है वो बड़े आराम से खरीदा जा रहा है, जिसमें आने वाले समय में भी एमएसपी से सारी चीज़ खरीदारी होगी। तो एमएसपी नहीं टूट रही है, एमएसपी बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी साल दर साल। ये भी आंकड़ा है कि कांग्रेस के टाइम में एमएसपी कुछ भी नहीं थी, मोदी जी की सरकार ने तो जो किसान की लागत है उसका 1.5 गुना करके जब एमएसपी तय की हुई है। यानी अगर बाजरे की हम बात करें तो कांग्रेस के टाइम में 700-600 में कोई पूछता नहीं था, आज बाजरा हम 2000 के भाव में खरीद रहे हैं। आप लगा लीजिए बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो एमएसपी बढ़ती जाएगी, एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी, मंडी व्यवस्था लागू रहेगी, आड़ती व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा जो अच्छे किसान हैं, जो किसान अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते अलग प्रदेशों में अपने भाव पे बेचने का छूट दिए। इसमें गलत क्या किया है मुझे समझ में नहीं आ रही है। देश में किसान कहीं भी नहीं कर रहा है धरना प्रदर्शन, ये एक बहुत बड़ा विषय है। आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, प्रतिदिन घूम रहे होंगे, कहीं हरिवाल में आपको दिखाई दिया किसान का धरना? कहीं मेवात में दिखाई दिया आपको? कहीं पलवल में दिखाई दिया? कहीं फरीदाबाद में दिखाई दिया? कहीं गुरुग्राम में दिखाई दिया? किसान नहीं कर रहा है, किसान संतुष्ट है। विपक्षी दल किसान बन के कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को किसान बना के पेश करके इस प्रकार का धरना दिया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि पंजाब में जो बिल लाया गया है, जो अमरिंदर सिंह जी बिल लाए हैं, उसके बाद में जो ये आड़ती भाई लग रहे थे, इन किसानों को बन के, किसान बन के जो आगे लग रहे थे, इनको भी अकल आ गई। उन्होंने तो कह दिया कि हम 3 साल की सजा कर देंगे अगर एमएसपी पे नहीं खरीदा गया। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि भी एमएसपी पे भी खरीदो और किसान अपने रेट पे बेचे, और वो आड़तियों को, व्यापारियों को मुकदमे की बात कर रहे हैं। तो अब ये लोगों की समझ में आ गई होगी, किसान इन लोगों के साथ नहीं है, ये इनके वर्कर किसान बन के इस तरह का ढोंग कर रहे हैं जो गलत है। बिल्कुल। तो आपने सुना जैसे कि जे.एल. शर्मा ने इस वक्त ये बड़ा खुलासा भी किया। उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए यही बात कही है कि किसानों के द्वारा प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, बल्कि विपक्षी किसान बनकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जीत का दावा भी वो कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर और 3 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन तस्वीरें उस दिन ही बयां हो जाएंगी और 10 तारीख को रिजल्ट आना है, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज।